हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 2 कैसे आप फाइल कर सकते हैं जब आपकी आईटीआर में शेयर ट्रेडिंग की डिटेल है। तो मेनली मैं शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा, कैसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अपनी आईटीआर में शो कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको आईटीआर 2 फाइल करना ही बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि आईटीआर 2 अभी ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुकी है, तो लाइव फाइल करने स्टार्ट हो चुकी है। तो आईटीआर 2 हम किस पर्पज के लिए फाइल करते हैं या आईटीआर 2 किन पर्सन पे एप्लीकेबल होता है, उसके साथ साथ कैसे आप इसको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फाइल कर सकते हैं, वो सारा मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक समझें और उसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है मेरे क्लाइंट का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे आईटीआर को सिलेक्ट करना है और कैसे आपको उसको फाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डैशबोर्ड पे या ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। ई फाइल में यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करंट ईयर, असेसमेंट ईयर ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से ड्राफ्ट बना रखा है, बट मैं आपको एक फ्रेश तरीके से भी फाइल करके बता देता हूँ कि कैसे आपको फाइल करनी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फ्रेश पे क्लिक करने के बाद में इंडिविजुअल और ये पूछेगा, आपको इंडिविजुअल पे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर्म चूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको लास्ट ईयर देखना है कि आपने लास्ट ईयर कौन सा फॉर्म फाइल किया था। दूसरा, आपको इनकम्स देखनी है आपकी कौन कौन सी इनकम है। आईटीआर 1 जैसे सैलरी के लिए है, आईटीआर 2 कैपिटल गेन्स की इनकम है, आईटीआर 3 अगर आपका बिजनेस है तो इस तरीके से अगर आपके ऊपर जो भी आईटीआर एप्लीकेबल होती है वो आप फाइल करेंगे। तो आईटीआर 2 अगर आपका कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। आईटीआर 1 में भी इस बार से आप चेंज हुआ है, तो आईटीआर 1 में भी आप कैपिटल गेन शो कर सकते हैं, बट वहां पे लिमिट है। वहां पे आप 1.25 लाख रुपए तक, 1,25,000 तक का कैपिटल गेन आप वहां पे शो कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा का आपका कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आईटीआर 2 सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द। तो आप यहाँ पे अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर आपको नहीं पता है तो आप अदर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जनरल वाला, इसमें ये सिलेक्ट रहने दें। फिर सेकंड ऑप्शन होता है ये इनकम वाले का, यहाँ पे ये शेड्यूल सेलेक्ट करने होते हैं हमें, कौन कौन से शेड्यूल हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। मैंडेटरी जिनके आगे लगा हुआ है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके अलावा आपकी कोई भी इनकम है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल गेन है, आईटीआर 2 कैपिटल गेन के लिए फाइल होती है, तो आप इसमें से यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। और सेक्शन 112 है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका कोई भी अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट है, मान लो आपने कोई क्रिप्टो वगैरह में काम कर रखा है, तो उसके लिए आपको वीडीए वाला सिलेक्शन, ये वाला टैब भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये अदर सोर्स, ये मैंडेटरी है। फिर कोई भी स्पेशल पर्सन की इनकम इंक्लूड है तो ये, ठीक है, या स्पेशल रेट से है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा अगर आपने कैपिटल गेन सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो उनके टैक्स रेट अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, या कोई पास थ्रू इनकम है, या डिटेल है आउटसाइड इंडिया की, या आपको कोई भी आपने टैक्स आउटसाइड इंडिया में क्लेम किया है, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको अनसेलेक्ट रहने दें। ठीक है, फिर डिडक्शन पे आते हैं। ये डिडक्शंस अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो आपको ये ऑब्वियसली ये सारी डिडक्शन आपको अवेलेबल होती हैं। न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो ये आपको कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको भी जो भी डिडक्शन चाहिए, जैसे आपको 80C की चाहिए तो आप चैप्टर 6A, ये जो शेड्यूल 6A वाला है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। और मेडिकल इंश्योरेंस की चाहिए तो आप इसको 80D सेलेक्ट कर लें। या कोई और आपने जैसे कोई डोनेशन कर रखा है, या अदर्स कोई भी हैं, जैसे यहाँ पे शेड्यूल 80C का ये अलग से भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैक्स वाले पे, तो ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं, इसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट एंड सिलेक्ट नहीं करना। और ये अदर्स वाला, इसमें से आपके जो भी करंट ईयर के लॉस होते हैं या कोई ब्रोड फॉरवर्ड लॉस होते हैं तो ये मैंडेटरी हैं। बाकी आपको ये अगर फॉरेन एसेट वगैरह का है तो ये आपको सिलेक्ट करने होते हैं, अदरवाइज आप इसको कुछ ना करें, यहाँ पे मैंडेटरी वाले अपने आप सिलेक्ट रहते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद
ठीक है, तो आपको ये ऐसे शेड्यूल निकल के आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपको ये वन बाय वन आपको फिल करने हैं और उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। तो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा से भी स्लो लग रही है तो आप इसको स्पीड बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, बट वीडियो पूरी देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा कॉन्टैक्ट का है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल आती है। मैं थर्ड वाले से शुरू करता हूँ, फाइलिंग स्टेटस वाले से, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे आपको अगर आप ड्यू डेट के बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट रहता है। बाकी ये ऑप्शन और हैं, आप लेट रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का सिलेक्ट करने का। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो ये यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज ये नो में बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, आप कभी भी ये चेंज कर सकते हैं, हर साल चेंज कर सकते हैं। रिजिम का ऑप्शन हर साल मिलता है, आपको कोई फॉर्म वगैरह कुछ डिटेल फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप रिटर्न में अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आपसे ये रेजिडेंट स्टेटस पूछता है, तो इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका क्या रेजिडेंट स्टेटस था। ठीक है, अगर आप फॉरेन कंट्री में बाहर रहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर आप इंडिया में ही है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यूवर इन 182 डेज वाला ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेता है अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक रहते हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। एफपीआई मतलब फॉरेन पर्सन इनकम्स वाली डिटेल है, फॉरेन पर्सन इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी आप नो करें अगर आपकी ये कोई भी डिटेल नहीं है तो। बाकी ये सब नो ही रहते हैं, आप डायरेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर हैं तो आप इनको देख के। दूसरा हमारे बैंक डिटेल्स के अंदर, तो बैंक डिटेल इस बार से आपको कोई भी जितने भी एक्टिव बैंक हैं आपके नाम से वो सारे बैंक आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन माई टाइम टू बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देने हैं और एक आपको नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन टिक आ जाती है कंफर्म्ड का। उसके बाद आपको वन बाय वन ये सारी नेक्स्ट टैब सारी फिल आपको करनी होती है, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सैलरी वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आईटीआर 2 में सैलरी प्लस आपका कैपिटल गेन या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये सब आप अदर सोर्स की इनकम के लिए आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोस सैलरी में आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आती है प्रीफिल्ड एम्प्लॉयर की और क्या यहाँ पे सैलरी वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारे केस में प्रीफिल्ड आ रही है। अगर आपके दो एम्प्लॉयर हैं तो दोनों एम्प्लॉयर की यहाँ पे डिटेल आएगी, जैसे हमारे केस में आ रही है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है आपको वो मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि अगर आपका ग्रोस सैलरी है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो फिल होता है वो होता है एक ही कॉलम में बेसिक, इसमें फिल होता है ये सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). बट आपको इसका बाइफरकेशन डालना होता है कि आपकी सैलरी में क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे अगर आपने कोई एचआरए रिसीव्ड किया है या आपने कोई भी यूनिफॉर्म अलाउंस है या कोई आपका स्पेशल अलाउंस है, तो वो सभी बाइफरकेट करके डालने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास सारी डिटेल आई हुई है, तो आप कोई भी फॉर्म 16 आप इसमें से ओपन कर सकते हैं, मान लो क्लाइंट का जो भी आता है। ठीक है, उसके अगर आप नीचे जाएंगे, ठीक है, उसमें नीचे नीचे एक ऑप्शन पार्ट फॉर्म होता है 12B करके, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे पार्ट बी में भी डिटेल होती है, हम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी है, उनका एचआरए है, फिर एजुकेशन अलाउंस है, ठीक है, अदर अलाउंस है और लीव ट्रेवल अलाउंस है। ठीक है, तो आपको ये सारे अलग अलग करके यहाँ पे आपको बाइफरकेट करके डालने होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ आपका जो भी प्राइवेट है तो अदर्स कर दें, ये एड्रेस वगैरह जो भी नहीं है वो डालने होते हैं आपको। और यहाँ पे आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एचआरए है मेरा, तो आपको मैं यहाँ पे एचआरए फिल कर दूंगा। जैसे मेरा यहाँ पे एचआरए है 230 ठीक है, तो ये जो सम यहाँ पे आ रहा है ना 1137,357, तो ये सब बेसिक और सारी चीजें मिला के हैं, तो आपको ऐसे बाइफरकेट करके डालना है। ठीक है, जैसे मैं बेसिक में डालूंगा 460,081। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको डालना है। जैसे एजुकेशन अलाउंस है, तो यहाँ पे आप देख लें एजुकेशन अलाउंस का जैसे ये ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस भी डाल देना है ऐसे। ठीक है, तो आपको ये सारा बाइफरकेट करके डालना है, तभी आप इसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये अदर अलाउंस है, तो यहाँ पे आपको अदर अलाउंस का ऑप्शन भी है, तो आप इसको अदर अलाउंस में भी डाल सकते हैं, जैसे 370,634। तो ये ऐसे आपको करके डालना है। अब उसके बाद अदर अलाउंस के बाद लीव ट्रेवल अलाउंस है, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करें लीव ट्रेवल अलाउंस को, तो वो भी आपको यहाँ पे ऐसे डालना है। ठीक
ठीक है, अभी भी बैलेंस रहता है। तो ये जो लास्ट है ये AMPB है, तो ये अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसमें डाल लें, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन है और यहाँ पे ऐसे करके भी आप इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपको नाम बताना पड़ेगा क्या चीज है अदर्स की। ठीक है, फिर उसको ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब मेरा बैलेंस मैच हो गया है, तो ये इतना आ गया। अब मैं ये मान लो मेरी बाइफरकेशन आ गई है, सभी डिटेल्स आ गई हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मेरी कोई प्रीक्यूजिट है तो प्रीक्यूजिट भी डालूंगा, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा कि मेरी कोई प्रीक्यूजिट नहीं है, मेरी सारी सैलरी में ही है। ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू है तो वो है, ठीक है, अदरवाइज इसको भी आप डिलीट कर दें। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सेव कर दें। ठीक है, तो मेरी बाइफरकेशन डल गई। अब ये देखो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे मेरा अर्नड लीव एनकेसमेंट में ये अपने आप आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे बाइफरकेशन डाली थी, तो उसकी वजह से ये अपने आप यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आपको जिस जिसकी भी आप बाइफरकेशन डालेंगे उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप नीचे फिल हो जाती हैं डिटेल्स। अब जैसे HRA की डिटेल अगर मैं बताऊं तो आपको HRA को यहाँ पे ये एक्चुअल HRA देखो अपने आप फिल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर बाइफरकेशन डाल ली। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे एक्चुअल उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हो आप HRA की डिडक्शन आपको अभी, ये देखो 1013A का भी 0 आ रहा है, क्योंकि मेरे को ये नीचे का जो सेक्शन है ये इसका पूरा फिल करना पड़ेगा, तब मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेट्रो या नॉन मेट्रो आपको बताना है, आपने एक्चुअल रेंट कितना पे किया है। तो मेरे केस में मान लो मेरा है 20 के हिसाब से 240। ठीक है, मेरा मान लो ये 20,000 के हिसाब से 240 का है। फिर मेरे को यहाँ पे सैलरी डालनी है, तो आपको जो भी बेसिक सैलरी है, डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पे बेसिक और DA डलता है। ठीक है, HRA के केस में, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो मैं मेरी बेसिक सैलरी डाल देता हूँ 460,81। DA कुछ है नहीं, अलाउंस इसमें आते नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका आपको सैलरी जैसे 50% अगर आप मेट्रो में है, नॉन मेट्रो में तो यहाँ पे 40% आएगा। तो इसका जो अपने ऊपर जो डाला है इसका आपको 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जैसे इसका 40% अगर मैं निकालूं तो ये आता है इसका। ठीक है, ठीक है, ये मेरा डालने के बाद अगर आपको देखूं तो यहाँ पे देखो आप अपने आप ये HRA मेरा फिल हो गया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते चेंज। ठीक है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है, बट कुछ फिल नहीं कर सकते इसके अंदर जब तक आप नीचे की डिटेल सेव नहीं कर देते। ठीक है, तो सेव मैंने यहाँ पे जैसे मेरा HRA फिल कर दिया मैंने, ये वाला ये डिटेल मैंने फिल कर दी, तो वो अपने आप यहाँ पे मेरे अलाउंस जो थर्ड सेक्शन होता है लेस वाला, उसमें अपने आप ये ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी 50,000 की जो डिडक्शन मिलती है आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो अपने आप आती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपने कोई रिलीफ लेनी है 89A की, तो ये जो आपकी एरियर ऑफ सैलरी होता है उसकी डिटेल्स आती है यहाँ पे। कोई भी एरियर ऑफ सैलरी है तो उसके डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे ये आपको कंफर्म कर दिया। तो ये सैलरी की डिटेल थी, ऐसे ही आपको फिल करनी है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो ये मैंने बता दिया है जस्ट, बट मेन मैं आपको कैपिटल गेन वाली चीजें बताऊंगा कि कैसे आप कैपिटल गेन रिपोर्ट्स देखेंगे कैसे, क्योंकि इस बार काफी चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन में। क्योंकि आपको जुलाई से के बाद से जो टैक्स रेट है वो चेंज हो गए थे, 12.5% टैक्स रेट हो गया था कैपिटल गेन पे, तो उसकी वजह से चेंजेस आए हुए हैं। तो वो डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा कैसे आप फिल कर सकते हैं प्रॉपर में रिपोर्ट निकाल के, कैसे क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी चाहिए। ये हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपका डिटेल डालनी पड़ेगी, एड्रेस डालना पड़ेगा, उसकी पूरी इनकम, ओनरशिप वगैरह, ये सारी डिटेल्स डाल के आप इसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल सकते हैं। ये अपने आप 30% कैलकुलेट हो जाएगा, या आप कैलकुलेट करके इसको सेव कर दें। ठीक है, मेरे केस में है नहीं तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा, मैं मेन कैपिटल गेन में चलते हैं अभी। ठीक है, तो ये आप बाहर से इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है तो। ठीक है, दूसरा आते हैं फिर कैपिटल गेन पे। ये मेन जो चीज आपको जो मैं बताना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो सकता है। कोई आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी, उसके ऊपर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो वो आपको इसको फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ऐड अनदर करके आपको डिटेल्स डालनी होती है, कब आपने उसको परचेज किया था, कब आपने सेल किया था, फुल वैल्यू क्या थी, उस पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी,
और ये आपकी डिडक्शंस आ जाती हैं कब आपने उसका इंडेक्सेशन वगैरह लेना है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, तो ये डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पे आप इसको और भी कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड अनदर करके ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ जिसमें शेयर से रिलेटेड ट्रेडिंग जिसमें होती है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको यहीं पे। आप यहाँ पे देखें, बाहर से आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे शॉर्ट टर्म वाले में, तो ये सेकंड पॉइंट मिलता है जिसमें शेयर ट्रेडिंग वाली डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे तो ये वाला आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये पूरी आप राइट साइड में देखेंगे, ये दो कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफर वाज बिफोर 23 जुलाई, और एक ये है 23 जुलाई के बाद का, क्योंकि बजट में कोई चेंजेज हुए थे उसके बाद से ये टैक्स रेट में चेंज हुए थे। कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट था वो चेंज हो गया था। जो पहले जो रेट था उसमें हमारा जैसे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, उसके बाद 15% हो गया था। सेम ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो वो चेंज हो गया था, वो लिमिट्स चेंज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होती हैं शॉर्ट टर्म की, जैसे सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड। इन आपने सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा है। ठीक है, सेक्शन डबल 111A फॉर अदर्स, सेक्शन ये जो सेक्शन है फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले, तो यहाँ से हम यहाँ पे अदर्स का डालना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे को शेयर्स वगैरह की डिटेल्स डालनी है तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करके और ये डिटेल्स डालनी है। अब कैसे डालनी है इस डिटेल्स को वो बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये कैसे रिपोर्ट डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये आप रिपोर्ट निकाल लेंगे, एंजल वन की रिपोर्ट है मेरे पास, तो ये अलग अलग ब्रोकर्स की रिपोर्ट होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एंजल वन की निकाल रखी है। सेम मेरे पास ग्रो की भी है, जैसे ग्रो की रिपोर्ट है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ये भी समरी होती है, P&L समरी, तो इसमें भी ये डिटेल्स आती हैं। तो इसको कैसे आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे इक्विटी बॉन्ड वाले में आएंगे, यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि कितना इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म वाले में लॉस है, शॉर्ट टर्म वाले में प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नीचे डिलीवरी, जैसे इंट्राडे तो है नहीं हमारे में, इंट्राडे अगर होता तो ITR 3 फाइल करनी पड़ती। ठीक है, तो अदर देन इंट्राडे के केस में आपको यहाँ पे ITR 2 फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे नीचे जो डिलीवरी वाले जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पे आपको फिल्टर लगा लेना है। फिल्टर लगाने के बाद ये कॉलम्स को ध्यान से देखना है एक बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली चीजें देख रही हैं। ठीक है, मैं एक बार ये फिल्टर हटा देता हूँ सारे। ठीक है, मैं ये ऐसे मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ। तो ये फिल्टर लगा लिए मैंने। फिल्टर लगाने के बाद आपको ये कॉलम्स मिलेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे लॉन्ग टर्म वाला है तो इसमें नीचे डिटेल्स है, देखो ये लॉन्ग टर्म की है और इधर शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाला जो एन कॉलम है इसमें से आपको यहाँ पे पहले ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये हट जाए, क्योंकि ये कंबाइंड डिटेल होती है इसमें, तो हमें पहले सिर्फ शॉर्ट टर्म की डिटेल्स डालनी है। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दूंगा, तो मेरे पास ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली डिटेल हट गई है, सिर्फ शॉर्ट टर्म की आ गई है। अब शॉर्ट टर्म के डिटेल्स के अंदर मेरे को क्या करना है, ये मैं शॉर्ट टर्म्स का मैं यहाँ पे आपको पहले सम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये 46837, तो ये मेरा प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म का, ये मेरा आना चाहिए जब मैं इस टेबल में फिल कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये इसका ये वाली डिटेल्स आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले फुल वैल्यू मतलब सेल्स डालते हैं 23 जुलाई से पहले की। ठीक है, तो ये 23 जुलाई की डेट इस बार से चेंजेस आए हैं, क्योंकि 23 जुलाई के बाद से टैक्स रेट में चेंज आए हैं। उसके बाद कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो अलग है, और उससे पहले रेट हाइयर थे, तो रेट कम हुए थे इसके कैपिटल गेन के। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था बीच में 23 जुलाई, उससे इसलिए इस बार की जितनी भी आप ITR फाइल करेंगे तो उसमें ही आपको अलग अलग बाइफरकेशन देनी पड़ती है कि 23 जुलाई से पहले आपने कितने कैपिटल गेन अर्न किया और 23 जुलाई के बाद कितना कैपिटल गेन अर्न किया। तो दोनों के टैक्स रेट अलग अलग हैं, इसलिए इस टेबल में भी हमें अलग अलग डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। तो वो अपने आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर लेगा, बट हमें डिटेल्स अलग अलग फिल करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये इस वाले में लेके चलता हूँ। तो सभी का सेम ही मेथड है, आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होनी चाहिए। भाई आपको सेल डेट है, तो सेल डेट आपको निकालनी है 23 जुलाई से पहले की। तो पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे 23 जुलाई से पहले की जितने भी डेट है। तो जैसे ये जून है, ठीक है, ये मई है, ठीक है, इसके बाद जो भी ये जैसे जून है, ठीक है, इसके बाद ये जुलाई 30 जुलाई है, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे।
बट इसके पहले की जो भी ये डेट है जून वाली और ये वाली डेट को सिलेक्ट करके इसको फिल्टर लगा लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा सम आएगा, जैसे सेल वैल्यू है, इसका एवरेज सेल वैल्यू ये है हमारी, ठीक है, तो ये हम टाइप कर देंगे पहले यहाँ पे 180,374, ठीक है, राउंड में लेना है हमको ये, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी की बाई वैल्यू ले लेंगे कि कितनी परचेज वैल्यू है, तो 156, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में डालना है 156,072, ठीक है। तो ये नीचे आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। सेम आपको क्या करना है, अब जो फिल्टर हटा के आपको सिर्फ सेल डेट पे ध्यान देना है, ठीक है, 23 जुलाई से पहले की और 23 जुलाई से बाद की, ठीक है, ठीक है। ये वाली डेट भी मेरे को सिलेक्ट करनी चाहिए थी, मैं ये, क्योंकि ये 2 जुलाई की डेट है, तो 23 जुलाई के पहले की डेट है, तो ये भी डेट सिलेक्ट होगी। ये मैं भूल गया था इसको सिलेक्ट करना। मैं एक बार इसको फिर से सिलेक्ट करके एक बार चेक कर लेता हूँ कोई चेंजेस आए हैं क्या। सेल वैल्यू आएगी मेरी 218,058, ठीक है, 1 मिनट में चेंज कर देता हूँ इसको, 218,058। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना पड़ेगा ये डिटेल्स, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। 18, 62, 27, ठीक है, तो ये मेरा नीचे आ गया। अब मैं निकालता हूँ इसके बाद की डिटेल्स, ठीक है, वही सेम आप फिल्टर को हटा के फिर फिल्टर वापस लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये सितंबर का है, फिर अगस्त, अगस्त, फिर ये अगस्त है, फिर ये अगस्त है, ये अगस्त है, और ये 23 जुलाई के बाद की डिटेल है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी एवरेज सेल वैल्यू आएगी 108,107, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 108,107, ठीक है। उसकी फिर परचेज वैल्यू डालनी है आपको, यहाँ पे बाई वैल्यू डाल देंगे इसको ऐसे सेलेक्ट करके 93,035, 93,035, ठीक है। तो ये देखो मेरा यहाँ पे दोनों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, और ये यहाँ पे मेरा 46,903 कैपिटल गेन आ गया। अभी मेरा देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, मेरा यहाँ पे है 46,837 रुपये, और मेरा वहाँ पे आ रहा है 903 रुपये, मीन्स बाकी मेरे चार्जेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्जेज की डिटेल्स, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे चार्जेज की डिटेल दे रखी है, चार्जेज एंड स्टेचुटरी लेवल, ठीक है, STT। तो इसको आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके आप ये, जैसे 221 रुपये हैं मेरे, ये बाद वाले हैं, तो यहाँ पे मैं 221 रुपये ये डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे 46,682 आ गया। अभी भी 46,837 होना चाहिए, और ये उसके बाद ये चार्जेज हैं, ठीक है। तो आप अपना नेट लें, जो भी आपका आ रहा हो एक्चुअल, हमें तो एक्चुअल दिखाना है, तो सेम आपका जो भी एक्सपेंस वहाँ पे आ रहे हो इस कॉलम को आपको, ये दोनों एक्सपेंस के कॉलम होते हैं, ठीक है, STT और चार्जेज एंड ये, तो आप ये देख के आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे भी डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव कर दें, तो ये यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है, ठीक है। ये अपने आप फिर टैक्स वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा, पर आपको कैसे फिल करना है वो डिटेल्स मैंने बता दी है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वाले में लैंड एंड बिल्डिंग का हो सकता है, शेयर एंड इक्विटी का है, या कोई अदर एसेट्स होती हैं, अमाउंट डीम टू बी, ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग, बट जनरली जो होते हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो मैं भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का और बता देता हूँ, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो कोई भी आपका कैपिटल गेन हुआ है जो लैंड और बिल्डिंग की सेल पे हुआ है, तो वो यहाँ आएगा। दूसरा आपको अनलिस्टेड बॉन्ड वगैरह है वो यहाँ आएंगे, और ये एक आता है सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, तो आपको यहाँ नहीं डालनी है, जो आपकी शेयर ट्रेडिंग की जो डिटेल्स होती है वो आपको डालनी है नीचे वाले फोर्थ पॉइंट में, क्योंकि ये वाला है अदर देन जो आपने STT पे नहीं किया हुआ, कि सिक्योरिटी तो लिस्टेड है बट इस पे STT पे नहीं हुआ हुआ, वो यहाँ आती है। और जिस पे STT पे कर रखा है, मीन्स आपने जो भी ऑनलाइन जो भी परचेज किए हैं, जो भी ब्रोकर के थ्रू परचेज सेल किए हैं, जिसपे आपने सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स पे कर रखा है, तो वो आएंगी यहाँ पे नीचे वाले फोर्थ पॉइंट में। तो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऐसे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे व्यू शेड्यूल में करना है,
उस शेड्यूल में जाके आपको डालनी है। जैसे फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112 है। तो यहाँ से ये वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपकी ज्यादा डिटेल्स हैं तो आप ये एसवी सीएसवी फाइल की टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको डिटेल्स ऐसे डालनी है, क्या क्या यूनिट ट्रांसफर, आईएसआईन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे ऐसे मैनुअली भी आप डाल सकते हैं कौन कौन सी डिटेल्स आप पे एप्लीकेबल है। जैसे मैं आपको मेरे वाले केस में बताऊं, ठीक है। तो हमारे वाले केस में अगर यहाँ पे चलें तो अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये फिल्टर जो मैंने यहाँ पे लगाया था, तो ये पहले मैं सारे फिल्टर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने सारे फिल्टर हटा दिए, अब ये एक फिल्टर लगा हुआ है। तो अब इस वाले पे तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा और यहाँ वाले पे मैं जो शॉर्ट टर्म वाला है इस वाले पे मैं ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले हैं वो हाइड हो जाएं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी उसमें कंसीडर कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे ये सिर्फ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा ये लॉस है, तो इसको कैसे रिपोर्ट करना है, सेम आपको सेल डेट पे आना है। सेल डेट पे आपको पहले वही 23 जुलाई से पहले वाली डेट ले लेनी है। तो मेरे केस में तो ये एक ही है, 23 जुलाई से पहले वाली। तो उस केस में आपको ये सिर्फ दो ही एंट्री है, ठीक है। तो इसका हम सेल वैल्यू चेक करते हैं पहले, ये है सेल वैल्यू 2992.5। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें अगर आपने कोई भी यूनिट्स ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 उससे पहले की अगर आपने खरीदी हुई है तो वो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वाली हैं तो उसके बाद वाली डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उससे अगर आप ये सेलेक्ट करने तो नीचे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको नहीं फिल करनी होती, अपने आप हाइड हो जाती हैं। अदरवाइज आपको ये देखो इसमें ये पूरी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, क्या आईएसआईएन नंबर था और कितने शेयर्स, यूनिट वगैरह सारी डिटेल देनी होती है। अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद की शेयर सिक्योरिटी है आपकी, तो आपको ये वाले डिटेल्स नहीं देनी होती है, अपने आप हाइड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वही सेम ऑप्शन मिलेंगे, बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई वाले। तो मैं बिफोर वाले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू डालनी है, जैसे हमारे केस में ये 2993, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, तो ये मेरी बाई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1807, ठीक है, 1807। तो यहाँ पे मेरा ये अपने आप कैलकुलेट करके मेरा बैलेंस आ गया है, ठीक है, मीन्स मेरा गेन आ गया इस वाले में। और यहाँ पे आप अपना ये जो चार्जेस वगैरह हैं ये भी आप यहाँ पे साथ के साथ डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मेरे 5.5 के हैं तो यहाँ पे आप अपने 6 रुपए के ऐसे चार्ज भी डाल सकते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ये डिटेल आ गई है, यहाँ पे फिल हो गई है डिटेल, ठीक है। ये पहले वाले कॉलम में यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम अगर आपको दूसरी डालनी है जैसे आफ्टर 23 जुलाई वाली, तो ये मेरा आफ्टर 31 जनवरी है, उसके बाद आफ्टर 23 जुलाई सेलेक्ट किया है मैंने। तो यही बस इसमें मेन चीज है जो आपको ध्यान से करनी है, ठीक है। वापस से मैं मेरे फिल्टर वाले कॉलम पे आऊंगा, सेल डेट जो है, तो अब मैं बाकी की जो डेट है वो सेलेक्ट कर ली है, इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरी एवरेज सेल वैल्यू है ये वाला कॉलम, तो मेरी यहाँ पे आ रही है 20,758। तो 20,758, ठीक है। उसके बाद मेरी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन डालूंगा ऐसे ही, ठीक है, 45,680। तो इस वाले में मेरा लॉस है, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे चार्जेस डाल देता हूँ मेरे यहाँ पे इन कॉलम्स में देख के, 74 रुपीज के चार्जेस, तो आप यहाँ पे ऐसे 74 के चार्जेस डाल, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी ये दोनों यहाँ पे मेरी रिपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है ये, और यहाँ पे मेरा ये नेट लास्ट में ये इसका ये निकल जाता है कि मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये लॉस है, ठीक है। इसको कंफर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पे ऐसे फिल हो जाता है। कोई भी आपकी डिडक्शंस हैं तो वो यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज आप इसको कुछ भी नहीं करें, इसको सेव कर देंगे। शेड्यूल में जाके आपको डिटेल फिल करनी है, जैसे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने यहाँ पे डाल दिया जो मेरा लॉस था, और मैंने शॉर्ट टर्म भी आपको यहाँ पे डाल के दिखा दिया। तो सेम आप अलग अलग ऐसे ब्रोकर वाइज आप निकाल सकते हैं रिपोर्ट,
और आपको बस ध्यान रखना है डेट वाइज का, और कंसोलिडेट फिगर आपको यूज करनी है। ठीक है, नम आप स्क्रिप्ट वाइज डालने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल 112A में, जो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे फिल करके दिखा दिया है, इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मेरी देख रहे हो आप, कंफर्म हो गई हैं। अब आते हैं वर्चुअल जो डिजिटल एसेट आती हैं, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, इस वाले की डिटेल्स और आपको फिल करनी बता देता हूँ। इसमें आपको डेट ऑफ एक्वाजिशन लेना है। इसमें क्या होता है कि भैया आपको स्क्रिप्ट वाइज डालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें अलग अलग आपको डेट और डेट ऑफ सेल दिखानी होती है, और डेट ऑफ परचेज बतानी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन से कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और क्या आपका उसकी सेल वैल्यू हुई, उसके बेसिस पे आपको यहाँ डालना होता है। क्योंकि इसमें आप वैसे नहीं डाल सकते कि मतलब इकट्ठा नहीं डाल सकते, आप कंसोलिडेटेड अमाउंट नहीं डाल सकते। ना ही यहाँ पे जुलाई वाला कोई चक्कर है कि भाई आपको 23 जुलाई से पहले की या बाद की कोई डेट निकालनी है। जैसे मैं सपोज करता हूँ, मैंने कोई 1 अक्टूबर को कोई करेंसी में काम किया था, और वो मैंने सेल की है जैसे 1 फरवरी को। ठीक है, तो ऐसे मैं डालूंगा वन बाई वन। ठीक है, उसकी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन थी, सपोज कर रहा हूँ मैं 1,000, और मैंने उसको सेल कर दिया 2,000 में। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे 1,000 का ऐसे आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिक कैपिटल गेन में ही टैक्स होंगी, तो ये अपने आप ऐसे आ जाएगा। इसमें एडजस्ट नहीं होता है कि आपको मान लो स्क्रिप्ट में किसी में भी लॉस है, तो वो यहाँ पे आपको नेट ऑफ करके नहीं डालना होता। आपको यहाँ पे वन बाई वन आपको डालना है, जो भी आपकी आप में लॉस था या प्रॉफिट था, आपको कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन डालनी है, फिर जो सेल वैल्यू डालनी है, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा क्या उसकी वो है, लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि इस पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, और कैपिटल गेन वगैरह पे तो 12.5% है, और पहले 20% होता था, तो ऐसे अलग अलग रेट है। फिर आपको ऐसे अदर अदर सोर्स वाले इनकम यहाँ पे प्रीफिल्ड आएंगी वैसे तो AIS वगैरह से, बट स्टिल आप उसको चेक करके और यहाँ पे डालनी है आपको। और आप ये सारे काम करने से पहले आप अपना AIS जरूर चेक कर लें, उसमें कौन कौन सी इनकम्स आ रही हैं, वो सारी चीजें डाल के आपको यहाँ पे ऐसे कंफर्म करना है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट करंट ईयर लॉस। तो ये आपकी सैलरीज वगैरह सारे हेड आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाती है। अपने आप सेट ऑफ करने के बाद जो भी लॉस वगैरह होंगे, अपने आप ये सेट ऑफ करके यहाँ पे अपने आप सिर्फ कंफर्म करना होता है, आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। यहाँ पे आपके जो भी कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहे होंगे, जो पिछले की सालों से चलते आ रहे होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेट ऑफ कर देता है, और करंट ईयर की इनकम रिमेनिंग, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आप, इसमें हमें कुछ भी मैनुअली एंटर नहीं करना है, बस आपको ओपन करके कंफर्म करना है। ठीक है, जैसे डिटेल ऑफ लॉस है टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अब हमारे जो लॉस हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। जैसे ये मेरा 23,000 था कैपिटल गेन वाले में। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जिसको बोलते हैं, तो ये अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो डालने हैं कि आपके लास्ट ईयर्स के कोई भी लॉस आ रहे हैं, वो अपने यहाँ पे डाल के वो आगे कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कैरी फॉरवर्ड हो गए। फिर ये स्पेशल इनकम, ये अपने आप रेट ले लेंगे जो भी हमारी इनकम थी। जैसे 23 जुलाई से बिफोर वाले पे 15% रेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे 20% होता है। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे प्रोवाइजो ऐड करके, जो मैं बाद वाले और दिखा देता हूँ उस पे रेट क्या है। ठीक है, ये पूरा बना रखा है वैसे। ठीक है, जैसे मैंने वो वर्चुअल डिजिटल एसेट डाली थी, उस पे 30% टैक्स है। ठीक है, तो ये ऐसे अपने आप कैलकुलेट कर लेता है टैक्स कितना है हमारा। ठीक है, ये जैसे शॉर्ट टर्म 23 था, 15 हो गया करंट ईयर 23 जुलाई के, और बाद पहले 20% था, तो ये सारे ऐसे कैलकुलेट कर लेता है। और ये इसको भी कुछ भी नहीं करना, नॉन एडिटेबल होती है, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, बस जस्ट कंफर्म करना होता है। फिर आपको मेन चीज दिखा देते हैं डिडक्शन वाली। इस बार से इसमें भी काफी चेंजेस हैं। आपको पॉलिसी के नंबर डालने होते हैं, जैसे ये 80C है, तो अमाउंट ऑफ इलिजिबल, और ये तभी डलेंगे जब आपने यहाँ पे ये आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने शेड्यूल सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये इसी वजह से ले नहीं रहा। बट इसका मतलब आपको जो डिडक्शंस वगैरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने फर उस पे फ्रंट उस पे सेलेक्ट नहीं कर रखा। जैसे यहाँ पे
रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड है, तो ये सारी डिडक्शन है। बस मेन जो चेंज जो इस बार से हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भी आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करनी है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ेगा। अगर आप LIC से रिलेटेड हैं या कोई भी है, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये 80C वाली जो चीज थी उसके लिए ये वाला शेड्यूल है। तो ठीक है, जैसे मान लो मेरा अमाउंट इलिजिबल है 15,000 रुपये, तो 15,000 डाल दिया और यहाँ पे पॉलिसी या डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। कोई भी आपने पॉलिसी करवा रखी है उसका आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा या पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा। और आप ऐसे यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हैं जो भी आपको क्लेम करने हैं, तो इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ये ऐसे सभी के अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, मैं जैसे एक बार ये रैंडम नंबर डाल दिए, उसके बाद इसको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये 6A में दिखाएगा। ये देखो ये आ गया ना यहाँ पे। तो आपके इनके सभी के अलग अलग शेड्यूल होते हैं, वहाँ पे आपको डालने हैं और अलग अलग यहाँ पे आपको क्लेम करने हैं। सेम 80D वगैरह सबके सेम होते हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर आपको नेक्स्ट ये टोटल इनकम का ये अपने आप आपको कैलकुलेट कर लेता है क्या क्या टैक्स वगैरह है, इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को। ठीक है, फिर टैक्सेस पेड जो आपका TDS वगैरह डिडक्ट हुआ होता है वो यहाँ पे शो करेगा आपको। ठीक है, उसको भी कुछ नहीं करना होता है, इसको जस्ट कंफर्म करेंगे। उसके बाद ई शो वगैरह कुछ है तो वो है, अदरवाइज इसको आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो मैंने बाहर से ही शो पे इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा या डिटेल डालो इसमें। अब तो ये ऐसे निकल के आ जाती है। फिर आपका क्या अमाउंट पेबल है, टैक्स वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ये पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन होता है। पे नाउ करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देता है साइट पे चेक बनाने के लिए, चालान बनाने के लिए। अदरवाइज आपको वो बैक वहीं पे ले आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी ITR फाइल कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट आए आप कमेंट करें। कमेंट आपका हमें तभी हाईलाइट होगा जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो शेयर ट्रेडिंग से वगैरह मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। साथ के साथ मैंने सैलरी की भी सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। सारी टिप्स जो भी थी वो सब बता दी हैं। फॉर्म 16 सैलरी के लिए आप ले लें। अपना 26 AS भी देखें, 26 AS देखें, IAS देखें, उन सभी इनकम्स को आप मैच करें। फिर आप जो भी आपको सही लगे वो उसको लें। प्रोफेशनल प्रेफर करें इनकम ITR फाइल करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी नोटिस वगैरह आ रहे हैं। तो बट ध्यान से करें ये सारी चीज़ें जो भी करनी है आपको। मैंने आपको पूरा लाइव करके दिखा दिया।